वेलकम टू अवी रिकेप वीडियोस। आज हम लेकर आए हैं एक धमाकेदार रिकेप मॉन्स्टर महम का। ये फिल्म भरपूर एक्शन, जायंट मॉन्स्टर्स एंड क्रेजी डिस्ट्रक्शन से भरी है, लेकिन सिर्फ तोड़फोड़ है या कुछ और भी। चलिए स्टोरी को ब्रेक डाउन करते हैं, सबसे इंसेंट मोमेंट्स देखते हैं और जानते हैं मॉन्स्टर महम का पूरा सीन। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत चीन के एक पहाड़ पर एक उल्का के गिरने से होती है, जहां युवा मोमो का परिवार घूमने आया है। मोमो के पिता का नाम लाओ है और उसकी माँ एक वकील है जिसका नाम मे है, जो यात्रा के दौरान भी अपने काम के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाती। जब अचानक कार झटके से रुकती है तो मे को पता चलता है कि उसने एक खरगोश को कुचल दिया है। वह अपने पति से एक प्लास्टिक बैग मंगाती है। मोमो यह सुनकर घिन महसूस करती है और पूछती है क्यों। उसकी माँ कहती है इससे अच्छा स्टू बन सकता है। जब परिवार वापस कार में बैठता है तो झाड़ियों के पीछे से कोई उन्हें छिपकर देख रहा होता है। उसी समय दो टेक्नीशियन एक सेल टावर की समस्या ठीक करने जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पहुंचकर वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं क्योंकि पूरा टावर नष्ट हो चुका है, जैसे किसी ने उसे गिरा दिया हो। लेकिन इतनी ताकतवर चीज क्या हो सकती है, ये उन्हें समझ नहीं आता। इसी दौरान मोमो और उसके माता पिता रिजॉर्ट पहुँचते हैं जहाँ कोई नेटवर्क नहीं मिलता। अंकल यांग उनका स्वागत करते हैं और उन्हें वेटिंग रूम का रास्ता दिखाते हैं। तभी एक जोड़ा जुन और लुलू पहाड़ों की सैर के लिए आते हैं। जुन यांग से बंदूक उधार मांगता है ताकि किसी जंगली जानवर से बचाव कर सके, लेकिन यांग कहता है कि जानवर खुद हमला नहीं करते। वह उन्हें सलाह देता है कि शिकार करने के लिए अगली सुबह का इंतजार करे क्योंकि अंधेरा हो रहा है, लेकिन यह जोड़ा उसकी सलाह को नजरअंदाज कर देता है और पहाड़ों की ओर निकल जाता है। झाड़ियों में एक अजीब सा अंडा पड़ा होता है जो हिलने डुलने लगता है। मैं अपने पति से कहती है कि उसे ये जोड़ा पसंद नहीं आया और वह उनके बारे में कुछ गपशप निकालने की कोशिश करती है। तभी यांग बताता है कि लड़का उसके मालिक का बेटा है और एक बिगड़ेल अमीरजादा है जिसे सिर्फ मौज मस्ती करना आता है। मोमो शिकायत करती है कि उसे इंटरनेट नहीं मिल रहा। यांग समझाता है कि ऑफ सीजन में कुछ सुविधाएं बंद कर दी जाती है क्योंकि होटल गर्मियों में खाली रहता है, लेकिन फिर भी मोबाइल नेटवर्क सामान्य रूप से काम करता है और जल्दी ही लौट आना चाहिए। उन्हें नहीं पता कि उसी समय टावर की मरम्मत करने वाले टेक्नीशियन झाड़ियों में किसी अज्ञात जीव द्वारा शिकार किए जा रहे हैं। पहला टेक्नीशियन अचानक पीछे से हमला होने पर गिर जाता है, जबकि दूसरा भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह एक नदी में गिर जाता है जहां वही रहस्यमय जीव उसे भी पकड़ लेता है। होटल में शेचिंग अपने बॉयफ्रेंड जियामिन से कहती है कि शायद उन्हें जल्द ही यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि वह अस्पताल में काम करती है और संचार न होना चिंता का विषय है। लेकिन जियामिन कहता है कि वह जुन के साथ एक महत्वपूर्ण डील करने वाला है, इसलिए वह उसे नाराज नहीं करना चाहता। जब मोमो का परिवार अपने कैबिन में बस जाता है तो मोमो बगीचे में प्रकृति के वीडियो बनाने चली जाती है और ये भी नहीं देखती कि वह बहुत दूर निकल चुकी है। तभी वह एक और मरा हुआ खरगोश देखती है और डर जाती है। अपनी सुरक्षा के लिए वह चाकू पकड़ लेती है। तभी एक लड़का उसकी ओर आता है। वह होटल का कर्मचारी लिंग होता है जो उसे शांत करने की कोशिश करता है। तभी अचानक पास में एक तेज धमाका होता है जिससे मोमो डर जाती है। वह लड़खड़ाकर गिर जाती है और लिंग को चोट लग जाती है। इसके बाद मोमो घबराकर भाग जाती है। रात में लाओ और मैं मोमो को जन्मदिन की बधाई देते हैं, लेकिन मोमो ज्यादा खुश नहीं लगती। मैं जल्दी ही उसकी इस बेरुखी पर नाराज हो जाती है और दोनों के बीच बहस हो जाती है जो गुस्से में थप्पड़ पर खत्म होती है। मोमो रोती हुई भागकर अपने कमरे में बंद हो जाती है। खिड़की से मोमो जुन और लुलू को एक रोमांटिक पल बिताते हुए देखती है और उनका वीडियो बनाने लगती है। तभी उसे बगीचे में कुछ हिलता हुआ नजर आता है। उसकी माँ अचानक लाइट जलाकर उसकी रिकॉर्डिंग में खलल डाल देती है। उधर शेचिंग अपने बॉयफ्रेंड को आखिरी चेतावनी देती है कि वह उसके साथ जाए या नहीं, लेकिन वह हर हाल में वहाँ से चली जाएगी। मोमो किसी तरह बचकर बगीचे में उस रहस्यमय जीव को खोजने जाती है। मैं उसे पकड़कर वापस लाने की कोशिश करती है,
है और जब वे दोनों वहाँ से हट रही होती है तभी एक विशाल छिपकली जैसा प्राणी तेजी से वहाँ से गुजरता है। उधर जुन और लूलू जैसे ही अपने कमरे में जाते हैं वह प्राणी बालकनी से अंदर घुसकर लूलू पर हमला कर देता है। जुन घबराकर पास के केबिन कर भागता है और दरवाजा पीटते हुए चिल्लाने लगता है कि एक राक्षस खुलेआम घूम रहा है। लाओ दरवाजा खोलता है और जुन अंदर आ जाता है। उसके साथ शुए और जियामिंग भी होते हैं। लूलू का भाई हुआ अपनी बहन को देखने कमरे में जाता है लेकिन उसे वहाँ कोई राक्षस नहीं मिलता। सब लोग जुन की बात पर संदेह करने लगते हैं। तभी मोमो अपना वीडियो दिखाती है और जुन पुष्टि करता है कि वही प्राणी उसकी गर्लफ्रेंड को उठा ले गया था। इस बीच लिंग और यांग रात के खाने के दौरान बैठे होते हैं। तभी रेडियो पर कोई चिल्लाने लगता है। जुन आदेश देता है कि तुरंत बंदूक लाई जाए क्योंकि कोई राक्षस लोगों पर हमला कर रहा है। यांग जो लड़के की हरकतों को मजाक समझ रहा होता है बस अपनी आंखें घुमा लेता है और कहता है कि वह अभी आता है। लेकिन जब वह खाना खाते पीते लगभग नशे में होता है और बंदूक उठाता है तो लिंग को चिंता होने लगती है और वह उसके साथ जाने का फैसला करता है। केबिन के अंदर सभी लोग सतर्क होकर इंतजार कर रहे होते हैं। तभी हुआ कहता है कि उसे अपनी बहन की तलाश में जाना होगा, शायद वह अब भी जिंदा हो। मैं मोमो को उसके साथ जाने से मना कर देती है। तभी शुए आगे बढ़कर जाने का प्रस्ताव रखती है और समूह के पुरुषों को उनकी कायरता के लिए ताना देती है, जिससे जियामिंग नाराज हो जाता है और मदद के लिए जाने का फैसला करता है। लेकिन जुन अब भी इसे मजाक समझते हुए नाटक करता रहता है। यांग धीरे धीरे चलते हुए लिंग के साथ आगे बढ़ता है और रास्ते में रुककर लघु शंका करने लगता है। उधर जियामिंग और हुआ जैसे ही खोज शुरू करते हैं उन्हें बुरी खबर मिल जाती है। जियामिंग महसूस करता है कि उसके चेहरे पर कोई बूंद गिरी है। वह ऊपर देखता है तो एक शव उसके सामने गिर जाता है, जिससे वह बुरी तरह डर जाता है। हुआ अपनी बहन की हालत देखकर सदमे में आ जाता है। थोड़ी दूरी पर यांग शराब के नशे में चक्कर महसूस कर रहा होता है। तभी अंधेरे में चमकती आंखों की एक जोड़ी दिखाई देती है। लिंग को लगता है कि यांग को देर हो रही है, इसलिए वह उसे ढूंढने निकल पड़ता है। तभी उसे रेडियो पर लाओ की आवाज सुनाई देती है जो यांग को पुकार रहा होता है। लाओ लूलू की मौत की जानकारी देते हुए सभी को सतर्क करने की सलाह देता है। लिंग जवाब देता है कि उसने भी कुछ अजीब देखा है। इस बीच जियामिंग कहता है कि यह शायद कोई बहुत बड़ा जानवर हो सकता है, लेकिन शेचिंग इस संभावना को पूरी तरह खारिज कर देती है। शेचिंग कहती है कि उसने लूलू की हालत का निरीक्षण किया है और इसमें कोई शक नहीं है कि वे किसी बेहद खतरनाक चीज का सामना कर रहे हैं। जुन जो अब और ज्यादा डर चुका है हुआ से कहता है कि वह जाकर कार की चाबी ले आए, क्योंकि अगर वे यहाँ रुके तो सभी मर जाएंगे। हुआ अपना धैर्य खो देता है और गुस्से में कहता है कि जुन खुद जाकर चाबी ले आए। उसकी बहस दरवाजे पर हुई दस्तक से बाधित हो जाती है, जिससे हर कोई सतर्क हो जाता है। लेकिन जब वे लिंग की आवाज सुनते हैं तो राहत की सांस लेते हैं। लिंग बताता है कि रास्ते में यांग खो गया है और वह केवल खून का एक निशान ही ढूंढ पाया। लिंग को लगता है कि इस समय बाहर जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन यह सुनकर मोमो घबरा जाती है। उसे याद आता है कि लूलू को घर के अंदर ही हमला किया गया था। जुन मोमो की बात से सहमत होता है और कहता है कि कम से कम लिंग के पास यांग की बंदूक तो है, लेकिन लिंग बताता है कि उसमें केवल 2 गोलियां बची है। आखिरकार समूह फैसला करता है कि वे सभी वही रुकेंगे और मैं आदेश देती है कि कोई भी अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों हमले बड़ी भीड़ से दूर हुए थे। इसका फायदा उठाते हुए जुन लिंग के साथ जाने की पेशकश करता है, जब वह बचाव के लिए जरूरी सामान लाने बाहर जाने की बात करता है। हालांकि हुआ को शक होता है कि जुन भागने की कोशिश करेगा, इसलिए वह अकेले जाने का फैसला करता है। मोमो खिड़की से उन लड़कों को अलग बगल के घर में जाते हुए देखती है। लिंग खिड़की तोड़कर अंदर घुसता है, जबकि जुन बंदूक लेकर पीछे रहता है, लेकिन वह धीरे धीरे उनसे दूर हटने लगता है और एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ लेता है। हुआ उसे चुपचाप छिपा करता है और हमला करने ही वाला होता है कि अचानक जुन मुड़कर ट्रिगर दबा देता है। लिंग हुआ को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जुन पूछता है कि वह उस पर हमला क्यों करने वाला था। हुआ आखिरी सांस लेते हुए कहता है कि उसकी बहन की भयानक मौत के लिए वही जिम्मेदार है। उसी समय केबिन की लाइट अचानक बंद हो जाती है, जिससे हर कोई घबराकर छिपने की कोशिश करता है। बगीचे में खिड़की के पास से वह रहस्यमय जीव गुजरता हुआ दिखाई देता है। मैं बाकी लोगों को शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि वह राक्षस अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि सभी खिड़कियां मजबूती से बंद है। लेकिन मोमो कबूल करती है कि उसने एक खिड़की खुली छोड़ दी थी, जिससे सब परेशान हो जाते हैं। वह अभी अपनी गलती मान ही रही होती है कि तभी दूसरी मंजिल पर उस भयानक
अचानक जीव के कदमों की आवाज आने लगती है। मे के आदेश पर सभी तेजी से कार की ओर भागते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात जुन और लिंग से होती है। जैसे ही वे पुल पार कर रहे होते हैं, वह जीव नदी से छलांग लगाकर बाहर आता है और मोमो को पानी में गिरा देता है। मैं तुरंत अपनी बेटी को बचाने के लिए नदी में कूद जाती है। बाकी सभी लोग माँ बेटी को बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान जुन चुपके से बंदूक लेकर भाग जाता है। मैं किसी तरह मोमो को पुल तक ऊपर चढ़ाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन खुद को नहीं बचा पाती और पानी में डूब जाती है। लाओ और मोमो अपनी इस अपूरणीय क्षति से बुरी तरह टूट जाते हैं। शेचिंग उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करती है, जबकि जुन पहले से ही कार लेकर भागने लगता है। घबराहट में वह कार पर नियंत्रण खो देता है और मोड़ पर बैरियर से टकरा जाता है, जिससे गाड़ी अधर में लटक जाती है। इधर बाकी लोग तेज बारिश से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब वह राक्षस चट्टान के ऊपर दिखाई देता है तो सभी अपनी सांसें रोककर इंतजार करते हैं जब तक कि वह वहाँ से चला नहीं जाता। उसी समय जुन कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है बिना संतुलन बिगड़े, लेकिन वाहन ऊंचाई से गिरकर पुल के बीचों बीच जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। हालांकि हम देखते हैं कि जुन आखिरी वक्त पर कूदकर बाल बाल बच जाता है। दूसरी ओर बाकी बचे लोग चिकित्सा कक्ष में शरण लेते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। सावधानी से बाहर निकलने के बाद वे धीरे धीरे चलते हैं जब तक कि उन्हें लाओ की कार दिखाई नहीं देती। जैसे ही वह दरवाजे खोलता है, सभी तेजी से उसकी ओर दौड़ते हैं, लेकिन शेचिंग लड़खड़ाकर गिर जाती है। जियानिंग उसकी मदद के लिए लौटता है और तभी एक भयानक दहाड़ सुनाई देती है। राक्षस एक केबिन के पीछे से बाहर आता है, जिससे पता चलता है कि वह कार और उनके बीच में पहले से ही मौजूद था। सभी लोग दहशत में दौड़ने लगते हैं, लेकिन वह राक्षस इंसानों की तुलना में कहीं ज्यादा तेज होता है और जल्द ही उन तक पहुंच जाता है। मोमो का पैर पकड़कर उसे खींच लेता है। फर्श की लकड़ियां टूट जाती है और मोमो नीचे गिर जाती है। राक्षस उस पर कूदने ही वाला होता है, तभी लिंग एक कुर्सी उठाकर उसके सिर पर जोर से दे मारता है। इसके बाद वह भाग जाता है और गुस्से से भरा विशाल छिपकली नुमा जीव उसके पीछे दौड़ता है, जबकि बाकी 3 लोग गड्ढे में कूदकर सीवर के रास्ते से भागने लगते हैं, मोमो को साथ ले जाते हुए। दुर्भाग्यवश जैसे ही वे बैरियर तक पहुंचते हैं, राक्षस मुड़कर उनकी ओर आ जाता है। सभी लोग घबराकर चीखने लगते हैं जब वह उथले पानी में तेजी से भागता हुआ आता है। लाओ आखिरी क्षण में बैरियर की कुंडी खोल देता है और जियानिंग तेजी से गेट को बंद कर देता है, जिससे राक्षस केवल उसका हाथ घायल कर पाता है। चारों सतह तक पहुंचते हैं और जियानिंग कहता है कि उसे लगभग पता है कि वे कहाँ है और वीआईपी एरिया तक कैसे पहुंच सकते हैं जहां उसकी कार खड़ी है। वह बाकी लोगों को वहां तक ले जाने लगता है, लेकिन अचानक रुक जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि कुछ उनके ऊपर घूम रहा है। राक्षस इतनी तेजी से जमीन पर कूदता है कि केवल उसकी पूंछ खिड़की से गुजरती हुई दिखाई देती है। इस बीच समूह 2 जोड़ों में बढ़ जाता है, इससे पहले कि वह राक्षस उन पर हमला करता। मोमो एक टेबल के नीचे छिप जाती है और विशाल छिपकली ठीक उसके ऊपर आकर रुक जाती है। लड़की अपनी चीख को रोकने की कोशिश करती है जब एक विशाल पंजा टेबल के किनारे पर आकर टिक जाता है। अपनी बेटी को खतरे में देखकर लाओ जोर जोर से चिल्लाने और चीजें फेंकने लगता है, जिससे वह राक्षस विचलित हो जाता है और उसका ध्यान मोमो से हट जाता है। इसके बाद लाओ खुद भी छिप जाता है। जब जियानिंग और शेचिंग राक्षस के सामने आ जाते हैं और उन्हें तेजी से पलटकर भागना पड़ता है। शेचिंग पर हमला होने ही वाला होता है कि तभी अचानक तेज अलार्म बजने लगता है और लिंग आग बुझाने वाले यंत्र के साथ कमरे में घुसता है। वह बहादुरी से राक्षस का सामना करता है, जो धुएं से भ्रमित होकर मोमो की ओर बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन फंस जाता है। इसका फायदा उठाकर लाओ अपनी बेटी को वहाँ से बाहर निकालता है। लिंग अब उस राक्षस के साथ आमने सामने होता है। जैसे ही राक्षस खुद को आजाद करता है, वह फिर से उसे उकसाता है और रास्ते में सब कुछ गिराते हुए एक बड़ी कांच की खिड़की तक पहुंच जाता है। यह योजना बनाकर राक्षस को अपनी ओर आकर्षित करता है और जैसे ही वह छलांग लगाता है, लिंग तेजी से अपने शरीर को हटा लेता है। योजना सफल होती है और राक्षस अनजाने में कांच की खिड़की से बाहर जा गिरता है, लेकिन यह ज्यादा समय नहीं हो पाता क्योंकि जैसे ही लिंग जियानिंग के और बाकी लोगों से मिलता है, राक्षस पहले ही वापस अंदर आ चुका होता है। सभी लोग अलग अलग अलमारी में घुसकर छिप जाते हैं और डर के मारे उसे गलियारों में घूमते हुए देखते हैं। जब राक्षस धीरे धीरे उस अलमारी के पास आने लगता है जहाँ शेचिंग छिपी हुई होती है, तो जियानिंग अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने का फैसला करता है। वह अचानक अलमारी का दरवाजा खोलकर बाहर आता है, जिससे राक्षस का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। राक्षस कुछ ही सेकंड में जियानिंग पर हमला कर देता है और उसे
पेड़ से घसीटते हुए बाहर ले जाता है। जैसे ही खतरा टलता है, शेचिंग बुरी तरह घबरा जाती है और बाकी लोग उसे संभालने की कोशिश करते हैं। हालांकि हालात और बिगड़ जाते हैं जब राक्षस जियानिंग को छत पर ले जाता है। शेचिंग ये भयानक दृश्य देखकर इतनी सदमे में आ जाती है कि वह बेहोश हो जाती है। लिंग कहता है कि वह कार लाकर दरवाजे के पास खड़ी कर सकता है, लेकिन लाओ उसकी जगह जाने का फैसला करता है क्योंकि लड़के ने पहले ही दूसरों के लिए बहुत जोखिम उठा लिया है। मोमो उसे सावधानी बरतने की गुजारिश करती है और लाओ बहुत ही सतर्कता के साथ इमारत की दीवारों के सहारे धीरे धीरे बढ़ता है ताकि किसी का ध्यान उसकी ओर न जाए। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है, जुन उसे दूर से देख लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, यह कहते हुए कि उसे भी अपने साथ ले चले। राक्षस तुरंत जियानिंग को खाना छोड़कर लाओ के पीछे दौड़ पड़ता है। लाओ किसी तरह दौड़ते हुए कार तक पहुंच जाता है, लेकिन राक्षस पूरी ताकत से खिड़की पर टकराता है जिससे लाओ के हाथ से चाबी गिर जाती है। जब शीशा टूटता है तो राक्षस अपनी गर्दन अंदर डालकर उसे खाने की कोशिश करता है। सौभाग्य से लाओ भी तेजी से अपनी बाह बढ़ाकर चाबी उठा लेता है और गाड़ी स्टार्ट कर देता है। वह पूरी ताकत से राक्षस को धक्का देकर नीचे गिराता है और तेज रफ्तार से गाड़ी भगाने लगता है। मिरर में देखकर लाओ को यकीन नहीं होता कि वह राक्षस न केवल उठ चुका है बल्कि तेजी से उसके पीछे भाग भी रहा है। उधर लिंग और शेचिंग मोमो को उसके पिता के पीछे भागने से रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी बीच राक्षस गाड़ी की छत पर कूद जाता है जिससे लाओ को उसे गिराने के लिए तरह तरह की चालें अपनानी पड़ती है। अब जुन भी मोमो के पीछे दौड़ते हुए बाकी लोगों से जा मिलता है। गाड़ी पर दोबारा कूदकर राक्षस इस बार विंडशील्ड तोड़ना शुरू कर देता है। आखिरकार उसकी एक बड़ी पंजा शीशे के अंदर घुस जाता है और वह ड्राइवर को घायल कर देता है जिससे कार अचानक रुक जाती है। गंभीर रूप से घायल लाओ को गुस्सा आ जाता है जब वह देखता है कि राक्षस इतनी आसानी से फिर से उठ खड़ा हुआ है। मोमो अब पास आ चुकी होती है और रोते हुए अपने पिता को पुकारने लगती है। लाओ एक आखिरी बार मुस्कुराता है और फिर गुस्से में चिल्लाते हुए तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता है। राक्षस हुड पर कूद जाता है, लेकिन लाओ कार को सीधे खाई से नीचे गिरा देता है। मोमो देखती है कि गाड़ी नीचे गिरकर विस्फोट हो जाती है और गुस्से में वह जुन पर हमला कर देती है। जब उसका गुस्सा थोड़ा शांत होता है तो लिंग उसे दूसरी कार तक ले जाता है ताकि वह आखिरकार वहाँ से भाग सके। वह मोमो का एक मोबाइल फोन पकड़ाता है और बताता है कि लाओ पहले ही ये सोचकर तैयार था कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो यह वीडियो मोमो के पास पहुँचेगा। वीडियो में लाओ अपनी बेटी से माफी मांगता है। वह उसके साथ नहीं रह पाएगा, लेकिन वह उसे अपने प्यार का यकीन दिलाता है और आगे बढ़ने के लिए कहता है। उसके शब्द मोमो को सुकून देते हैं। जब ऐसा लगने लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, वे उस पुल तक पहुंचते हैं जो पहले जुन की कार की वजह से टूट चुका था। उन्हें महसूस होता है कि वे अब भी इस पहाड़ पर फंसे हुए हैं। इस बार बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता बचा है, वो भी केबल कार के जरिए। जुन जो किसी भी हालत में बंदूक छोड़ने को तैयार नहीं है, डरकर उछल पड़ता है जब एक पेड़ अचानक हिलने लगता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ पक्षियों का झुंड है। हालांकि उसकी घबराहट बेवजह नहीं थी क्योंकि उसी समय राक्षस वास्तव में फिर से उठ खड़ा होता है। लिंग जब देखता है कि वह केबल कार के ढांचे पर चढ़ रहा है तो वह कार्ड के टावर के पास पहुंचने का इंतजार करता है और जुन से कूदने के लिए कहता है। बहुत ज्यादा शिकायत करने के बाद जुन आखिरकार आज्ञा मान लेता है और किनारे को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ा देता है। पीछे के कार्ट में बैठे दो लोग भयभीत होकर यह सब देखते हैं। शेचिंग मोमो से पहले जाने के लिए कहती है, लेकिन उसकी वहाँ घायल है और वह कहती है कि वह पकड़ नहीं पाएगी। अंत में वह कार्ट में ही रह जाती है जबकि दूसरे लोग कूद जाते हैं, लेकिन वे समय पर उसका हाथ नहीं पकड़ पाते। मोमो को मुसीबत में देखकर लिंग विपरीत दिशा के कार्ट की ओर छलांग लगाता है और अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन अब वह बहुत दूर जा चुकी होती है। अब तीनों टावर के ऊपर होते हैं जबकि मोमो का कार्ट अगले टावर की ओर बढ़ता रहता है जहाँ राक्षस उसका इंतजार कर रहा होता है। लिंग बंदूक उठाता है और केबल कार के गियर से छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। आखिरकार वह कार्ट को रोकने में सफल हो जाता है, लेकिन राक्षस हार मानने को तैयार नहीं होता। वह एक कार्ट पर छलांग लगाता है और जल्दी ही मोमो के कार्ट तक पहुंच जाता है। राक्षस से बचने की कोशिश में मोमो अपना संतुलन खो देती है और ऊंचाई से नीचे गिर जाती है। तीनों टावर से नीचे उतरते हैं और जंगल में मोमो को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। लिंग कहता है कि वह आग जलाएंगे ताकि बचाव दल को संकेत मिल सके, जबकि वह मोमो की तलाश जारी रखेगा। जुन जो अब भी केवल अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहा होता है, कहता है कि मोमो के बचने की कोई उम्मीद नहीं है और उसके तलाश में अपनी जान जोखिम में डालना मूर्खता है। लिंग जवाब देता है कि
कि उसने लाओ से वादा किया था कि वह मोमो को सुरक्षित घर ले जाएगा। शेचिंग गुस्से में जुन से कहती है कि अगर उसे इतना ही डर लग रहा है तो वह यही अकेले रह सकता है। अपनी कायरता स्वीकार न करते हुए जुन कहता है कि अब अंधेरा हो रहा है और उनके पास बंदूक में सिर्फ एक ही गोली बची है। जब उसे एहसास होता है कि वह दूसरों को मनाने में असफल हो रहा है तो वह शेचिंग के हाथ से बंदूक छीन लेता है और लिंग को टॉर्च सौंपने के लिए मजबूर करता है। इसके बाद वह उन्हें उनके हाल पर छोड़कर चला जाता है। अब सिर्फ शाखाओं से लैस लिंग और शेचिंग जंगल में मोमो की तलाश जारी रखते हैं। अचानक लिंग एक धारा में खून के धब्बे देखता है। तुरंत वह अपने शरीर पर कीचड़ मलने लगता है ताकि राक्षस उसकी गंध न पहचान सके और शेचिंग भी उसकी नकल करती है। मोमो पानी में चेहरे के बल घिरी हुई जागती है। वह धीरे धीरे नाले से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही राक्षस को उसकी कोशिश का एहसास हो जाता है। इसी दौरान लिंग और शेचिंग वहाँ पहुँचते हैं जब मोमो पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है। लिंग फोन का अलार्म बजाकर राक्षस का ध्यान भटका देता है और मोमो को पानी से बाहर निकालने में मदद करता है। तभी उसकी नजर एक गिरे हुए नवजात जैसे जीव पर पड़ती है और वह उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। जैसे ही राक्षस को एहसास होता है कि उसे धोखा दिया गया है, वह जंगल के बीच एक रोशनी देखता है। यह जुन की टॉर्च होती है जो रास्ता भटक चुका होता है। अचानक जुन खुद को राक्षस के सामने पाता है। डर के मारे वह चट्टानों के नीचे छिप जाता है और खतरे के गुजर जाने का इंतजार करता है, लेकिन इस बार राक्षस समझ चुका होता है और उसे धक्का देकर सीधे पानी में गिरा देता है, जिससे जुन की वहीं मौत हो जाती है। इस बीच बाकी लोग रिजॉर्ट लौट आते हैं और उपलब्ध ईंधन को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। गहरे सदमे में मोमो बाहर नजर आती है, लेकिन वह राक्षस को तब तक नहीं देख पाती जब तक वह उसके चेहरे से सिर्फ कुछ ही इंच की दूरी पर नहीं आ जाता। वह चिल्लाती है और मंच से गिर जाती है, लेकिन किसी को भी उसकी चीख सुनाई नहीं देती। हालांकि राक्षस अपने पिंजरे में कैद अपने बच्चे की चीखें साफ सुन लेता है। लिंग अपनी ढाल की तरह नवजात राक्षस को पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश करता है, जबकि शेचिंग माचिस जलाने की तैयारी करती है। कैद बच्चा पिंजरे से छुटकर शेचिंग पर हमला कर देता है, लेकिन गलती से आग में गिर जाता है। गुस्से में राक्षस इस दुस्साहस को माफ नहीं करता और शेचिंग पर हमला कर देता है। विस्फोट से कुछ क्षण पहले मोमो रेंग कर लिंग के पास पहुंचती है और देखती है कि राक्षस पूरी तरह से सुरक्षित बचा हुआ है। वह मोमो पर हमला करने के लिए छलांग लगाता है और मोमो एक बार फिर बेहोश हो जाती है। जब वह जागती है तो लिंग की आवाज सुनाई देती है। वह राक्षस के ठीक पीछे खड़ा होता है एक भाले के साथ और नवजात राक्षस पास ही पड़ा होता है। लिंग जोर से चिल्लाता है और खुद को हमला करवाने के लिए तैयार कर लेता है। जैसे ही राक्षस छलांग लगाता है वह सीधे भाले पर गिर जाता है। राक्षस काफी देर तक संघर्ष करता है जब तक कि मोमो उसे पूरी तरह खत्म नहीं कर देती। इसके बाद नवजात राक्षस भी जाग जाता है और मोमो भारी पत्थर उठाकर एक ही वार में उसे भी खत्म कर देती है। एक साल बाद मोमो फिर से अपना जन्मदिन मना रही होती है और लिंग ही उसका इकलौता मेहमान होता है। मोमबत्तियां बुझाने के कुछ ही देर बाद मोमो अचानक आसमान की ओर देखती है और उसके चेहरे पर डर साफ झलकता है। फिर हम देखते हैं कि एक और उल्का पिंड धरती की ओर बढ़ रहा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।